हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोसेट्स का। कोसेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सबसेट्स ऑफ अ ग्रुप। हम किसी भी ग्रुप के दो सबसेट लेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, जिनमें से एक जो आपका सबसेट होगा वो एक सिंगलेटन सेट होगा। ठीक है, इसमें लिखा है व्हेन वन सबसेट इज सिंगलेटन। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं। तो आप एज्यूम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए। रिमेंबर इफ A is subgroup of G and B is subgroup of G, यानी यहाँ पर A और B सब ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके सबसेट भी होंगे किसके, G के। देन प्रोडक्ट AB is defined as AB is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पर ए बी, यहाँ पर दो एलिमेंट्स जो है, एक एलिमेंट ए का लिया, एक एलिमेंट बी का लिया, उसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये जो फॉर्म है आपकी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको पता है। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं और यहाँ पर हम एलिमेंट की जो फॉर्म है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने आपके मिसलेनियस आपका जो टॉपिक होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके पहले आपने क्लियर ना किए हों और आपको भी दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके अंदर ये डाल दूंगा कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप वो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है इसे। अभी मैं इसका एग्जांपल भी लूँगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप किस तरह से इसको करेंगे। तो देखो, यहाँ इस तरह से हम प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं। तो जब बात कोसेट की आती है, तो कोसेट कब आता है, जब एक हमने जी का सब ग्रुप लिया और एक हम दूसरा सिंगलेटन सबसेट लेते हैं किसका, जी का। ठीक है, और उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों सेट ही, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारे पास मिलता है कोसेट ऑफ एच। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच एक्स। एच और एक्स यहाँ पर आपका, एच यहाँ पर सब ग्रुप है किसका, जी का, और यहाँ पर ये सेट एक्स जो है, ये जो आपका सेट है, ये किसका सबसेट होगा, जी का। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, एच, जो कि हम एक एलिमेंट एच में से ले लेंगे, और दूसरा एलिमेंट है एक्स, सच डैट एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, एक्स तो हमें यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये इसी सेट के अंदर से आ रहा है, वेयर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू g। अब देखो, यहाँ पर इसका सबसेट होना एंड और x बिलोंग्स टू g एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि जो x है वो आपका g से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि जो x है आपका वो g से बिलोंग कर रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा था वो स्लिप हो गया। ये बताना चाह रहा था कि जब हमने ए और बी, जो एक एलिमेंट हमने ए से लिया और दूसरा एलिमेंट जो हमने बी से लिया, बी को, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर जो अंडरलाइंग बाइनरी ऑपरेशन है इस ग्रुप के अंडर, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपके पास जैसे अभी ये वाला एग्जांपल है g इज इक्वल टू S3, तो आपको पता है यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, ये कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हमारा g इज इक्वल टू S3 है, तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, कंपोजिशन आ जाएगा, A कंपोजिशन B। अब अगर बात करें g के जगह पर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपका किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। तो उस केस में यहाँ पर अगर हमारा जो ग्रुप है, हमने जो यहाँ पर ग्रुप लिया, वो अगर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन। तो जो भी आप ग्रुप ले रहे हो, अंडरलाइंग जो वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, वही बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों के बीच में आने वाला है। मतलब
इन दो एलिमेंट्स के ऊपर हम वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर आपका GS3, यहाँ पर आपका ये ग्रुप है, आपका ये आपका एक ग्रुप है। ठीक है, और आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने देखा, सॉरी लास्ट यूनिट में आपने जो साइक्लिक ग्रुप का जो चैप्टर था उससे आपको पता है कि जो H है इज सब ग्रुप ऑफ G। अब H यहाँ पर एक साइक्लिक ग्रुप है विच इज़ जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट 1 2, और ये 1 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक परमुटेशन है। ठीक है, ये सब आपको पता है, बट मैं अभी फिर से डिटेल में यहाँ पर इसको करूँगा। ठीक है, और एक हमने X लिया है 1 2 3 जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर मुझे G मिल जाए कहीं से तो पूरा G मैं लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर G इज इक्वल टू S3 मैं लिखता हूँ। यहाँ पे पहला यहाँ पर आइडेंटिटी आता है, फिर आता है यहाँ पर परमुटेशन 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और आता है आपका 1 3 2। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, और किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ये कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए अब मैं आपको ये काम देता हूँ कि शो डैट G इज इक्वल टू S3 इज अ ग्रुप with respect to composition। और कंपोजिशन हम किसका करते हैं, दो फंक्शन का। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं परमुटेशन वाले टॉपिक में, तो आपको ये शो करना है। ठीक है, चलिए आगे हमारा जो काम है, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका X है वो किससे बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ X बिलोंग्स टू G 1 2 3। ठीक है, तो अब आपको निकालना है यहाँ पर HX। जब HX आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको H निकालना होगा। क्या है H आपको पता होना चाहिए क्या है। तो पहले तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी ना टूटे। तो देखो यहाँ पर हम H फाइंड करते हैं। H यहाँ पर एक साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप के बारे में आपको पता है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है A से तो वो किसके इक्वल होता है, A1 A2 A3, इसके पावर में ये सब आता है। और पावर का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, जैसे A इंटू ए, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आएगा। क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन आएगा इनके बीच में। प्रोडक्ट लिखने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से तो हम साइक्लिक ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी की तरह वैसे ही यहाँ पर एक जगह पर क्या है, आपका परमुटेशन 1 2 है। तो आपको पता है यहाँ पर एक क्या आएगा, 1 2 की पावर 1, फिर 1 2 की पावर 2, फिर 1 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है वो भी आगे देखते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 2, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 2, फिर इसका कंपोजिशन 1 2, फिर इसको हम लिखेंगे 1 2 कंपोजिशन 1 2। और आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन में एक बार में हम दो एलिमेंट्स पर ही ऑपरेट कर सकते हैं। जब इन दोनों का आपका कंपोजिशन मिल जाएगा देन उसके बाद आप इसको अगेन कंपोज करेंगे 1 2 से। ठीक है, तो एंड सो यहाँ पर इस तरह से आप कंटिन्यू चलते जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि एक एलिमेंट तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 2। ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आपको पता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोज करोगे आप इसको तो आपको 1 2 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगेन 1 2 यहाँ पर रिपीट होता जाएगा। तो आपके पास एट लास्ट दो ही एलिमेंट रहेंगे इस सेट के अंदर। जो आपका ये सेट है H, इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट होंगे। ये आप कह सकते हो कि साइक्लिक ग्रुप जो आपका आ रहा है उसके अंदर दो एलिमेंट है। तो हमने अभी देख लिया कि आपका H क्या है, H के अंदर आपको दो एलिमेंट मिले, और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है HX।
ठीक है, यहाँ पर हमें एच एक्स फाइंड करना है। अगेन रिमाइंड को करा दूँ, यहाँ पर जो आपका एक्स है वो हमें गिवन है और एच आपका जो है आपको पता है जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर एच हो गया और 1 2 3 हम सिंपल इस तरह से लिखेंगे। और ये किस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पर एच 1 2 3 जो भी आएगा यहाँ पर कंपोजिशन हो, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कंपोजिशन है, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब एच के अंदर आपको पता है दो एलिमेंट है आपके पास, एक तो है आपका 1 2 और दूसरा है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक, यहाँ पर h की जगह पर एक बार हम 1 2 लेंगे और दूसरा हम यहाँ पर i लेंगे, तो जो आपका h 1 2 3 आएगा इसके अंदर भी दो ही एलिमेंट होंगे। तो ये होगा आपका पहला 1 2, इसका कंपोजिशन आप करेंगे किससे, 1 2 3 से, और दूसरा हम लेंगे यहाँ पर h की जगह पर i। ठीक है, यहाँ पर अगेन 1 2 3 से ही हम कंपोजिशन लेंगे जिस तरह से इसको हमने डिफाइन किया है। और इसके अंदर अगर और भी एलिमेंट्स होते तो इसी तरह से आप कंटिन्यूसली उन सारे एलिमेंट के साथ 1 2 3 का आप क्या करते, कंपोजिशन लेते। ठीक है, ये हो गया। आप अगर आपको याद हो तो आपका जो 1 2 3 है, ठीक है, ये आपका परमुटेशन था 120 डिग्री रोटेशन हम कर रहे थे यहाँ पे। और ये जो आपका R2 है इसके अंदर 3 फिक्स है, तो इसका मतलब कि इट इज़ रिफ्लेक्शन अबाउट 3, जो हमारा क्या था R3 था। ठीक है, तो ये दोनों ही एक क्या है, फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर R3 का कंपोजिशन निकालना R120 डिग्री से। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हमें इसको प्रॉपरली इसको अपनी फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर ये है 1 2 देन 2 1 और 3 3, इसका कंपोजिशन हमें करना होगा 1 2, इसको इस तरह से लिखा जाता है 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इसको हमें कंपोज करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी। चलो, जैसा भी बना ट्रायंगल बनना चाहिए था। ये आपका एक ट्रायंगल बना है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। और इसके वर्टिसेस यहाँ पर 1 2 और 3 हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि पहले हमने क्या किया, पहले जब भी जो भी जैसे यहाँ पर R120 लिखा हुआ है ना इसके बाद में, तो पहले हमने जो एक्शन अप्लाई किया वो ये वाला किया, यानी इस ट्रायंगल को हमने 120 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री रोटेट करने से जो 1 था, मतलब 120 डिग्री क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट किया। तो 1 जो है आपका गया किस पर, 3 के ऊपर, तो 1 यहाँ पर आ गया। 2 जो है रोटेट करने से यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और 3 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले हमने R120 को अप्लाई कर दिया, नाउ बारी है R3 अप्लाई करने के। अब हमें क्या करना है, 3 के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। क्या करना है, 3 के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्री के अबाउट, अब 3 यहाँ पर है तो 3 के अबाउट हम यहाँ पर अब लेंगे रिफ्लेक्शन। तो 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 3 जो है यहाँ पर यहीं का यहीं रह गया। ठीक है, तो जो अब फाइनल पोजीशन आई आपकी, अगर मैं इन दोनों को अप्लाई करने के बाद हमारी जो पोजीशन क्या आ रही है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो 1 था वो तो 1 पर ही रह गया। ठीक है, 1 जो है आपका 1 पर ही रह गया। 3 जो है आपका 2 पर चला गया, तो 3 जो है आपका वो 2 पर चला गया। और यहाँ पर जो 2 है वो 3 पर चला गया, जो 3 की ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर चला गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन आया वो आया आपके पास 2 3। तो ये तो आपका एक रिप्रेजेंटेशन मैंने किया आपको बताने के लिए कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट इसका आसान तरीका है निकालने का। आप क्या करोगे, पहले इस सेक्शन को अप्लाई करोगे इस वाले को, तो आप यहाँ से एक डायग्राम टाइप बनाएंगे कि 1 goes to 2, और फिर क्योंकि एक बार आपने 1 को 2 पर भेज दिया, उसके बाद रिफ्लेक्शन लिया, नेक्स्ट एक्शन लिया, तो उसमें 2 कहाँ गया, उस एक्शन में 2 जो है आपका 1 पर चला गया वापस। हमने देखा था
फिर यहाँ पर जब 2 3 पर गया, नेक्स्ट जब अपना हमने अप्लाई किया तो 3 जो है 3 पर ही रह गया, ठीक है। हाँ, 3 जो है आपका 3 पर ही रह गया। और यहाँ पर जब आपने पहले 3 था, 3 जो आपका 1 पर गया, और 1 जो है आपका यहाँ पर 2 पर चला गया, ठीक है। 1 आपका किस पर चला गया, 2 पर चला गया। बस ये हुआ यहाँ पर, और इन दोनों को मिलाकर आप यहीं से सीधा सीधा लिख दो कि 1 जो है 1 पे गया, 2 जो है आपका 3 पे गया, 3 जो है आपका 2 पर गया। एक ही बात है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 2 3। तो जब इसका कंपोजिशन किया तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 3, और जब इसका कंपोजिशन करेंगे तो आपको 1 2 3 ही मिलने वाला है। तो आपका जो H हमने कोसेट निकाला एक, ठीक है, H और 1 2 3 यहाँ पर एग्जैक्टली एक सेट है, बट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीधा उसको, जो एलिमेंट जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस सेट जो H आपका सब ग्रुप है जी का, उससे मल्टीप्लाई करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। HX लिखा था मैंने, तो ये आ गया आपका, ये है कोसेट। इसको मैं कहूँगा राइट कोसेट ऑफ H इन G रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3। तो जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हो, जिस एलिमेंट से भी, जो यहाँ पर 1 2 3 है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर एक सेट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो इसको कंटेन कर रहा है, इस एलिमेंट को, बट रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो मैं मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है इस कोसेट का, इस कोसेट का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये सब तो एक एग्जाम्पल था, शुरुआत हमने करी है, तो मैं सोचा कि क्यों ना सब कुछ रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा शॉर्ट में ही हम पढ़ेंगे सब कुछ, तो ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से यहाँ पर कोसेट निकालते हो, किस तरह से आप, या एक मतलब अगर मैं कहूँ तो अभी मैंने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट किस तरह से हम निकालते हैं, वो हमने सीखा है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं अब इनकी। डेफिनेशन, राइट कोसेट क्या होता है और लेफ्ट कोसेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, कि H एक सब ग्रुप है G का, एंड यहाँ पर जो X है वो G का एक एलिमेंट है। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि ये जो है आपका G का क्या है, एलिमेंट, G का सबसेट है, अगर मैं सेट ले लूँ तो, ठीक है, एक ही बात है। तो द सेट HX, जो कि एक्चुअल में क्या है आपका, द सेट HX इज इक्वल टू HX वेयर H बिलोंग्स टू H, और X जो है आपका किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा। इसको हम कहते हैं राइट कोसेट ऑफ H इन G, एंड यहाँ पर X को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HX, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 2 3 जो हमारे एग्जाम्पल में रिप्रेजेंटेटिव था। उसी तरह से द सेट XH, जो कि एक्चुअल में क्या है, XH, मतलब H से हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसको हम लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा XH, ध्यान देना यहाँ पर HX और यहाँ पर XH है, ठीक है, वेयर H बिलोंग्स टू H, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G रिप्रेजेंटेड बाय X के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है राइट एंड लेफ्ट कोसेट के। चलो अब बात की जाए कि अगर आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन हो, या कॉम्यूटेटिव आपका कोई ऑपरेशन हो, उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप देखोगे जो आपका HX है ना, ठीक है, जिसको हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं HX, तो अगर केस हो जाए एडिशन का तो हम इसे लिखते हैं H प्लस X। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर भी एडिशन करेंगे, मतलब H को X से हम ऐड करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या आ गया यहाँ पर, एडिशन आ गया, सच डेट H बिलोंग्स टू H। तो ये आपका हो गया राइट कोसेट ऑफ H इन G रिप्रेजेंटेड बाय X। उसी तरह से लेफ्ट कोसेट हम लिखेंगे X प्लस H, और यहाँ पर अब ध्यान दोगे, इसको हम लिखते हैं X प्लस H, H प्लस X के यहाँ पर X प्लस H लिखो, ठीक है, सच डेट H बिलोंग्स टू H। ये है आपका लेफ्ट कोसेट, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट कोसेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शो डेट H इज अ राइट एज वेल एज अ
लेफ्ट कोसेट ऑफ अ ग्रुप H इन अ ग्रुप G। ये कह रहा है कि एक H है, ठीक है, जो H है वो आपका राइट और साथ ही साथ लेफ्ट कोसेट दोनों होता है किसका, सब ग्रुप H का इन अ ग्रुप G। कैसे, तो कंसीडर करेंगे, हम एक लेते हैं राइट कोसेट, कंसीडर राइट कोसेट ऑफ H इन G रिप्रेजेंटेड बाय E। यहाँ पर E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। यहाँ पर लिख लो E इज आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं राइट कोसेट हमने कंसिडर किया तो H E लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, E है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर X इसका रिप्रेजेंटेटिव है इस कोसेट का, तो हमने यहाँ पर HX लिखा, हमने यहाँ पर E लिया है अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो HE है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किसके इक्वल होगा, HE की, जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, सच डेट H बिलोंग्स टू H। बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास, सेम वही एलिमेंट H आपको मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, H, सच डेट H बिलोंग्स टू H। एंड अगेन बाय डेफिनेशन, जिस तरह से डिफाइंड है, सेट बिल्डर फॉर्म कह लो आप जो भी, ये किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, सॉरी मैं एग्जाम्पल बताने वाला था मैंने, इसलिए यहाँ पर नेचुरल नंबर किसके इक्वल है, H के इक्वल है। देखो अगर हम किसी सेट को लिखते हैं N सच डेट N बिलोंग्स टू N, तो किसके इक्वल होता है, N के इक्वल, क्योंकि इस सेट के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर H जो है, यहाँ पर H के सारे एलिमेंट यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिखा H के इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, H इज राइट कोसेट ऑफ H। फिर से ध्यान देना, H इज राइट कोसेट ऑफ H, हाँ, राइट कोसेट ऑफ H रिप्रेजेंटेड बाय E। उसी तरह से आप लेफ्ट कोसेट भी निकाल लो, यहाँ पर H E की जगह E H कर लो और यहाँ पर E H कर लो। अगेन आपको पता है H E हो या E H हो, दोनों ही H के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सेम आपको H ही मिल जाएगा। तो H क्या है, आपका एक राइट कोसेट है बाय दिस। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे H E इज इक्वल टू H, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ये सोचें कि H को हमने तो E से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, बट ये किस तरह से मिलेगा वो दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो इस बात का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअल में ये एक सेट लिया था हमने जिसमें E कंटेंट था, और उसको हमने उन दोनों का, इस सेट का और इस सेट का प्रोडक्ट निकाला, तो हमें H मिल गया बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट, ठीक है। तो आप लेफ्ट कोसेट शो कर लेना, राइट मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं आपकी, व्हाट आर द राइट कोसेट्स ऑफ 4z इन Z, ठीक है। यहाँ पर आपको 4z के राइट कोसेट निकालने हैं Z में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ग्रुप क्या है। यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो Z है, और ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, आपका एडिशन है। तो जो आप राइट कोसेट आप निकालोगे और जो एलिमेंट्स आप लोगे यहाँ पर, जैसे H प्लस एक्स आएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और X कहाँ से बिलोंग कर रहा था, ग्रुप G से। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे एंड X जो है G से बिलोंग करेगा, जो कि Z के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इंटीजर्स ही ऐड करेंगे इसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम H प्लस 1 से। अच्छा ठीक है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट H इज इक्वल टू 4z। H आपका क्या है, यहाँ पर 4z के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं H प्लस 1, ये क्या है, राइट कोसेट है, राइट कोसेट्स ऑफ 4z के ये राइट कोसेट्स है, ठीक है। तो H प्लस 1 निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 4z है किसके इक्वल, 4z आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आपका 0 एक इंटीजर होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 ही रहेगा।
1 एक आपका इंटीजर होता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, वो 4 हो जाएगा, 2 के जगह पर 8 एंड 12 एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहला निकालेंगे, इसका जो राइट कोसेट है वो है h+1। तो क्या करो कि सारे के सारे एलिमेंट से यहाँ पर 1 आप ऐड कर दो, जिस तरह से हमारा डिफाइंड है आपका कोसेट। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको h+x वाला केस भी बता दिया कि हर एलिमेंट जो है h का, उससे हमें x को ऐड करना है। तो हर एलिमेंट इस h का हमें उससे 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर 0 के जगह पर आ जाएगा 1, 4 के जगह पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3, यहाँ पर आ जाएगा आपका -7, और ये आ जाएगा -11। ठीक है, ये आ गया आपका एक राइट कोसेट। दूसरा राइट कोसेट h+2। अभी मैं पॉजिटिव के इंटीजर्स ही ले रहा हूँ, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, अभी उसका रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर रिपीटेशन होगी। चलो h+2, तो सबसे 2 ऐड कर दो, तो 0 के जगह पर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 14 आ गया एंड सो ऑन। और यहाँ पर आपका -2 आ गया, -6 आ गया, और यहाँ पर -10 आ गया। ठीक है, इस तरह से कर लिया। फिर आपका आ गया h+3, हर एक एलिमेंट से 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपका 3, ये 7, ये 11, और ये 15 सो ऑन। और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -1 -5 -9। ठीक है, तो ये 3 कोसेट आ गए। अब आप जैसे ही यहाँ पर h+4 करोगे, क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर h+4 करोगे, तो आप ये देखोगे कि वो h के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, h+4 करते ही आप यहाँ से देख सकते हो 4 ऐड करोगे, जस्ट क्या होगा, जस्ट होगा ये कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऐड करने पर यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब जस्ट ये शिफ्ट हो गया, वही सेम सेट ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि h+4 इज इक्वल टू h। अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ पर अगर 0 लिख दूँ, अभी ये थ्योरम वैसे हमने डिफाइन करी नहीं है, बट जब थ्योरम हम कर लेंगे तो उसके बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आप मतलब एक तरह से कह सकते हो। अभी इसको मैं बस आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमने ये प्रूफ नहीं किया है इसे। h+4 और h+0 जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 और 0 का जो डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल है। अभी से याद रखो, क्योंकि इसको जनरलाइज करेंगे हम आगे चल के, इस एग्जाम्पल को जनरलाइजेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी के लिए देखो कि 4 और 0 का जो डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल है। उसी तरह से आपके लिए h+5 ले लो यहाँ पर, तो 1 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, -4, जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये इक्वल आप लिख सकते हो h+6 के, इसको लिख सकते हो h+7 के, अगेन आप इसको लिख सकते हो h+8 के, क्योंकि 4 और 8 का डिफरेंस भी जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो जो आपके यूनिक कोसेट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि आपका जो h है वो खुद में ही एक कोसेट है। ठीक है, एक कोसेट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसके 4 डिस्टिंक्ट क्या होंगे यहाँ पर, कोसेट होंगे। ऑल राइट कोसेट ऑफ 4z आर h+1 हो गया, फिर h+2 हो गया, h+3 और h+4 जो कि h के इक्वल ही है। तो यहाँ पर आपके ये 4 इसके राइट कोसेट आपके पास मिलेंगे, और इसके अलावा जो भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे किसी न कोई इसके किसी न किसी के इक्वल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो h-2। ठीक है, h-2, तो h-2 यहाँ पर आपका इक्वल होगा h+2 के। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पर आप देखोगे -2 और 2 का जो डिफरेंस है
वो क्या आ रहा है -4 जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अब जो नेगेटिव नंबर्स मैंने उस टाइम पे नहीं लिए थे मैंने वो भी यहाँ पर ले लिए, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर आगे आप देखो जैसे h-1 है, ये किससे होगा, h+3 के इक्वल होगा, क्योंकि -1 और 3 का जो डिफरेंस है जो कि -4 आएगा अगेन, वो भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे करते हैं। जैसे यहाँ पर h-5 ले लो, तो -5 ये भी h+3 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यही इसके 4 डिस्टिंक्ट कोसेट आपके पास राइट कोसेट आएंगे। लेफ्ट भी निकालोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1+h, 2+h, 3+h और h मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल कर लिया और आपको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि आपके राइट कोसेट एंड लेफ़्ट कोसेट होते क्या हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो देखो मैंने कई सारे स्टूडेंट ये कहते हुए मिल रहे हैं मुझे अलजेब्रा कोर्स के लिए, ख़ास करके हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे पहले आपने कभी भी इस तरह के टॉपिक को नहीं समझा है और ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बहुत ही कहते हो कि थियोरेटिकल है, यहाँ पर कोई भी नंबर ज़्यादा आपको नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो कई बार देखना होगा और जो भी डाउट रह रहा है उसको साथ ही साथ क्लियर करते चलो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप बाद में बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पे जाके आप ये सब पूछते हैं तो फिर ना ही मेरे पास उतना टाइम होता है और फिर उस टाइम पे समझाने और समझने का टाइम वैसे भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो भी अभी आप पढ़ रहे हो साथ साथ उसको क्लियर करते जाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ आगे इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे।